हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो में चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, वित्तीय सिस्टम एवं आर्थिक विकास के बीच निकट संबंध है, विवेचना कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र एवं वित्त में दो अवधारणाएं हैं, ये हैं बचत और निवेश। आर्थिक उद्देश्यों जैसे कि कीमत, स्थायित्व, आय एवं रोजगार का उच्च स्तर और आर्थिक वृद्धि की उच्च दर और बचत एवं निवेश की अवधारणा का आपस में निकट संबंध है। बचत बराबर आय माइनस व्यय, सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अन्य शब्दों में बचत वह आय है जो कि उपयोग से अधिक है। निवेश में वर्तमान उपभोग का बलिदान शामिल है जिसे माल के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास में वित्त एवं वित्तीय प्रणाली के महत्व को बचत एवं निवेश पर वित्तीय विकास के प्रभाव के सिद्धांतों का अध्ययन करके समझा जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला, ऐच्छिक बचत सिद्धांत, बाध्यकारी बचत सिद्धांत, वित्तीय निगम सिद्धांत, वित्तीय उदारीकरण सिद्धांत और शाख निर्माण सिद्धांत। अब देखते हैं आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुविकसित वित्तीय प्रणाली तीन तरीकों से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान दे सकती है। प्रथम, तकनीकी उन्नति द्वारा, जिसे मानव एवं भौतिक पूंजी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। मानव एवं भौतिक पूंजी में वृद्धि के कारण बचत एवं निवेश में भी वृद्धि होती है। वित्तीय सिस्टम बचत एवं निवेश में वृद्धि को प्राप्त करने में सहायता करता है। द्वितीय, आर्थिक विकास पूंजी निर्माण दर पर निर्भर करता है, लेकिन पूंजी निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वित्त उचित समय पर, पर्याप्त मात्रा में और अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध कराया गया। तृतीय, वित्तीय प्रणाली बाजारों का विस्तार करता है और विनिमय माध्यम की कार्यकुशलता को बढ़ाता है और इस प्रकार यह आर्थिक विकास में मदद करता है। अब देखते हैं वित्तीय सिस्टम में शब्दावली। टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय इंजीनियरिंग वित्त की दुनिया में शामिल की जाने वाली यह नवीनतम मद है। इसका मूल आशय वित्तीय खोजों से है। अतः वित्तीय इंजीनियरिंग का संबंध वित्तीय परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकों के विकास से है। इसके अंतर्गत नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना, नई प्रक्रियाओं का निर्माण तथा वित्तीय प्रपत्रों का निर्माण शामिल है। नयापन। वित्तीय नयापन को नए वित्तीय प्रपत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि कोषों का नए तरीके से उपभोग, कोष के नए स्रोतों का पता लगाना। वित्तीय नयापन में वित्तीय व्यवस्था प्रणाली में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। वित्तीय क्रांति। वित्तीय क्रांति नएपन एवं वित्तीय इंजीनियरिंग की विस्तारित अवधारणा है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वित्त की दुनिया में जीवन ज़्यादा सरल नहीं है। वित्तीय बाजार आज की तारीख में 24 घंटे काम करते हैं। विविधीकरण। विविधीकरण का एक अर्थ तो विभिन्न प्रकार के वित्तीय बाजारों, प्रपत्रों, सेवाओं का विकास करना है तथा दूसरा अर्थ विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रपत्रों का बड़ा मिश्रण या पोर्टफोलियो उपलब्ध कराना है। वित्तीय दमन, फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, यह ऐसी आर्थिक दशाओं को दर्शाता है जिनमें सरकार की नियामक नीतियां ब्याज को अथवा वित्तीय कीमतों को प्रभावित करती है, बचत को हतोत्साहित करती है, निवेश में कमी करती है और वित्तीय संसाधनों का गलत आवंटन करती है। वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधारों में
ऐसे कदम शामिल हैं जो उपलब्ध बचत की कुशलता में वृद्धि करते हैं। वास्तविक संपदा क्षेत्र के विकास को बढ़ाना तथा वित्तीय संस्थानों को लाभदायक स्थिरता को बढ़ाना। वित्तीय उदारीकरण एवं अविनियमन का संबंध ऐसी नीति से होता है जो वैधानिक प्रतिबंधों, प्रत्यक्ष नियंत्रणों या भौतिक नियंत्रणों, ब्याज दरों की सीमाओं तथा कोष प्रवाह पर प्रतिबंधों को दूर करती है, कम करती है। निजीकरण यह वित्तीय सुधार का ही एक भाग है। इसका आशय निजी निगमों तथा व्यक्तियों द्वारा वित्तीय क्षेत्र में अपने नियंत्रण, प्रबंध एवं अपने स्वामित्व को बढ़ाने से है। वित्तीय प्रणाली के मूल्यांकन के लिए मानदंड। देश के वित्तीय सिस्टम के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड, मानक आदि का होना जरूरी है। रिचर्ड डी एरव IMF का पूर्व निर्देशक ने वित्तीय क्षेत्र के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्नों के रूप में मानदंड बनाया है। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या संस्थाओं को उत्पादक निवेश प्राप्त होता है? क्या संस्थाएं परिवर्तित दशाओं में अपनी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करती है? क्या निवेशकों और संस्थाओं को गलती करने पर बच जाने की आशा है, और यदि है तो किस कीमत पर है? क्या संस्थान जोखिम प्रबंधन को आसान बनाते हैं? क्या संस्थाएं अपने ग्राहकों के निष्पादन पर नज़र रखते हैं? वैधानिक, नियामक, पर्यवेक्षण तथा न्यायिक ढांचा कितना प्रभावशाली है? क्या वित्तीय संस्थाएं पारदर्शी सूचनाएं प्रकाशित करती है?